हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं ईवीएस का जो हम चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसकी आज क्लास 3 है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अल बिरूनी के बारे में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा जाता है क्योंकि हमें सारे उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अल बिरूनी की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 साल पहले अल बिरूनी ने ट्रेवल किया था इंडिया में फ्रॉम प्लेसेस, आज के डेट में जिसको उज़्बेकिस्तान बोला जाता है, वहाँ से वो इंडिया में आए हुए थे। उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया था, बहुत ध्यान से देखा था भारत में, विशेषकर उन चीज़ों को जो उनके देश से यहाँ पे अलग चीज़ें हो रही थी, जो उनके कल्चर से यहाँ पे डिफरेंस था। उन्होंने उन्हें बारीकी से ऑब्जर्व किया था और उसे नोट डाउन किया था, लिखा था। तो अभी जो हम उस 1000 साल पहले की जो बातें हम जान पा रहे हैं वो हम उन्हीं के जो उन्होंने विवरण दिया था, लिखा था, उन्हीं के उसमें से हम देख पा रहे हैं। और 1973 में एक डाक टिकट भी सरकार द्वारा रिलीज किया गया था। उन्हीं के एक साल मैं बार बार बोल दे रही हूँ, 1000 वर्ष पूरे होने के वर्ष, जब 1973 में। ठीक है, अब हम जानते हैं उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स में क्या क्या लिखा था भारत के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आता था। तो उनका जो मेन फोकस था वो उन्होंने जो वाटर आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारा लिखा था। तो प्राचीन तालाबों का बेजोड़ जल प्रबंधन और स्थापत्य कला, इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या लिखा अपने कॉपी में, आप बोल सकते हो बुक में जो पब्लिश हुई बाद में, यहाँ के लोग तालाब बनाने में बेहद कुशल थे। यहाँ के मतलब भारत के लिए उन्होंने लिखा है। भारी चट्टानों को लोहे के सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे। मजबूत चबूतरे पत्थरों और लोहे के सरियों के इस अनूठे मिलाप से तालाबों के किनारे इतने मजबूत बनते थे कि वे सदियों तक टिके रहते थे। ये बताया जा रहा है कि जो तालाब बनते थे इंडिया में उस टाइम पे, तो उसके चबूतरे जो साइड साइड में वॉल्स होती है वो कैसे बनाते थे। और चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियों की कतारें बनाई जाती थी, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ताकि क्योंकि एक तालाब बनाया गया, उसमें ऊंचे ऊंचे चबूतरे बना दिए गए, तो कैसे नीचे जाओगे, तो उसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जिससे भीड़ भाड़ और दुर्घटना की संभावना बेहद कम हो जाती थी। तो अगर आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा ना कि तालाबों में से सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाते हैं, तो वैसे ही बनाए जाते थे। तो ये सब उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ था। तो उसके थ्रू हम जान पा रहे हैं 1000 साल पहले जो भारत का वाटर आर्किटेक्चर था वो कैसा था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नाम ध्यान रखना है। उनका नाम क्या था? अल बिरूनी। और वो कहाँ से थे? उज़्बेकिस्तान से। लगभग 1000 साल पहले भारत में आए थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो उनके देश से यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ें अलग हैं उनको बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया था और अपनी पुस्तक में लिखा था। 1973 में एक डाक टिकट भी रिलीज किया गया था। और उन्होंने क्या लिखा था अपनी पुस्तक में? तालाबों की वास्तुकला और बनावट के बारे में, है ना, कि क्या क्या कैसे सुंदर तालाब बनाए जाते हैं यहाँ पे, उनके चारों तरफ चट्टानों और सरियों से जोड़कर, फिर चबूतरे मजबूत पत्थरों लोहों के सरियों से बनाए जाते हैं, उनके अंदर और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वो है पिचर प्लांट, जो घटपर्णी पौधा होता है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कार्निवोरस पिचर प्लांट, ये ऐसा प्लांट होता है ना कि अभी तक आपने सुना होगा कि जैसे कीटों को जो दूसरे जानवर होते हैं वो खाते हैं, तो एक प्लांट भी कीट पक्षी होता है। वो यहाँ तक कि कई बार छोटे मांस जो होते हैं या फिर मेढक होते हैं उन्हें भी अपने अंदर लेकर अवशोषित कर लेता है। तो अक्लेवर बोटोनिकल हंटर दैट ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड माइस, मेढक कीड़ों और चूहों का बड़ी ही चतुराई से शिकार करने वाला एक अद्भुत पौधा। कौन है? घटपर्णी पौधा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिचर प्लांट। अब इसका आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है। इसे क्या बोला जाता है? नेपेंथिस, नेपेंथिस, NEPENTHIS
THES, नेपेंथिस, याद रहेगा, ने फिर पेन, PEN, नेपेंथिस, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। बाकी कौन कौन से देश हैं जहाँ ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिक्चर लाइक होता है। पिक्चर लाइक मतलब कि एक ऐसे बॉटल जैसे कि यहाँ से ऐसे खुला रहेगा, वहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा और ऊपर ऐसे ढक्कन लगा रहता है। शेप विथ अ माउथ कवर्ड बाई अ लीफलेट, तो यहाँ पे ऐसे ढक्कन जैसे उसकी क्या रहती है, लीफ रहती है, घड़े जैसा आकार और पत्तियों से ढका हुआ मुंह। तो इसमें क्या विशेषता होती है, कैसे कीट इसमें अगर फंसते हैं तो हम बात करें, यहाँ पे मैंने ना पिक्चर भी ली थी, आपको मैं दिखा दूँ, फिर हम बैक इस स्लाइड में आते हैं। ऐसे बेसिकली दिखता है, देखो पिक्चर जैसे रहता है ऐसे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना एक ये केमिकल रिलीज करता है, जिसकी सुगंध से जो कीट हैं वो सब इसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं, और जैसे यहाँ पे बैठते हैं तो वो उस केमिकल की वजह से फिसल कर इसमें गिर जाते हैं, और वो चिपचिपा होता है तो बाहर नहीं निकल पाते। फिर ये ढक्कन जो होता है इसका ऐसे बंद हो जाता है, तो वो इसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। तो एक विशेष गंध आकर्षण, द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड माइस टू इट, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। When an insect lands on the mouth, it immediately gets trapped and cannot escape. जैसे ही कोई जीव उसमें घड़े नुमा मुंह पर बैठता है, वह फिसल कर फंस जाता है, क्योंकि वो ऊपर भी बैठता है ना तो फिसल जाता है, क्योंकि ऐसा जो केमिकल होता है चिपचिपा होता है और बाहर नहीं निकल पाता। This unique plant easily traps and consumes insects, frogs, even mice. तो ये सबको कंज्यूम कर लेता है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, और माइस को क्या कर लेता है, मतलब पचा लेता है अपने अंदर। इसका क्या नाम है, अगर साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो नेपेंथिस, और वैसे पिचर प्लांट या फिर घटपर्णी पौधा। क्लियर है। नेक्स्ट है लेगेसी ऑफ सपेराज एंड कलबेलियाज। तो सपेरा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कलबेलिया भी बोला जाता है। सपेराज आर ऑल्सो नोन एज कलबेलियाज, दे रिकॉग्नाइज स्नेक बाइट्स बाई बाइट मार्क। तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी सांप ने काटा है, उसका जो डंक होता है ना, जहाँ सांप ने काटा होता है, उसको देखकर वो पहचानते हैं कि किस सांप ने काटा है। दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्लांट्स टू प्रिपेयर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और वो जो फॉरेस्ट के आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। नाग गुम्फन, सांप के डिजाइन वाली सुंदर और पारंपरिक सजावटी कलाकृतियां क्या कहलाती है, नाग गुम्फन, ठीक है, नाग गुम्फन। यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड वॉल डेकोर इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया, वहाँ पे ये यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं बीन की, जिसको हम सब ने टीवी में आपने बहुत देखा होगा कि बीन जो बजाते हैं सपेरा, वो किससे बनती है। तो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बीन, तंबा, खंजीरी एंड ढोल। इसको बेसिकली ये ड्राइड जो सूखी हुई गार्ड होती है ना, लौकी, उससे बनाया जाता है बीन को। तो ढोल को छोड़कर जो बाकी के तीन है, कौन कौन से, बीन हो गया, तंबा हो गया, कंजीरी हो गई, ये सब किससे बनाई जाती है, जो सूखी हुई लौकी होती है। स्नेक्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय ईटिंग क्रॉप डिस्ट्रॉइंग रैट्स। तो स्नेक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि खेतों में क्या होता है, जब फसल होती है ना तो उसे क्रॉप होती है उसे चूहे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो ये स्नेक जो होते हैं उन चूहों को खाते हैं, जिससे कि फसल किसानों की बची रहती है। तो दे एक्ट एज अ विटल गार्डियंस ऑफ क्रॉप्स एंड फील्ड। तो ये गार्डियन के रूप में, संरक्षक के रूप में काम करते हैं फसल के। अब हम बात करते हैं कि वन्य जीवों पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं, है ना। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम टाइगर की बात करें तो इनको क्यों मारा जाता है, इनकी स्किन के लिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड है और ये बहुत ही गंभीर, हाईली इंडेंजर्ड है। अगर हम बात करें टाइगर्स की, बाकी एलिफेंट को क्यों मारा जाता है, क्योंकि उनके जो हाथी दांत के लिए बहुत एक्सपेंसिव इनकी होते हैं, मार्केट में बहुत ही महंगे हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हाथी दांत के, उनके लिए उनको मारा जाता है। अब अगर हम गेंडे की बात करें तो ये उनके सींगों के लिए मारा जाता है इन्हें। और कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है, क्योंकि इससे खुशबू
इत्र बनाई जाती है, तो इसके लिए इनको मारा जाता है। तो ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की और लीगल प्रोटेक्शन क्या बनाया गया है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, अ प्रीमियर गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर अ सेफ हैबिटेट वेयर हंटिंग इज स्ट्रिक्टली इलीगल। उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख सरकारी संरक्षित वन क्षेत्र जहां जानवरों का शिकार करना कानूनन अपराध है। ये कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, याद रहेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। फिर हम बात करते हैं घाना बर्ड सेंचुरी की, जो कि है भरतपुर राजस्थान में। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, हाईली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेटलैंड ओरिजिन इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, सेफ गार्डिंग डाइवर्स एवियन एंड एनिमल स्पेसीज। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित अत्यंत सुरक्षित वन क्षेत्र जो वन्यजीवों और पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। राइट, ये कहाँ पे है? घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। स्ट्रिक्ट एंटी हंटिंग रेगुलेशन, शिकार और वन्य विनाश पर पूर्ण प्रतिबंध। इन दीज डिक्लेयर्ड protected sanctuaries absolutely no hunting is allowed and destroying the jungle is highly punishable। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हंटिंग अलाउड नहीं है और अगर कोई जंगल को डिस्ट्रॉय करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, इसलिए इनको घोषित किया गया है। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान। ठीक है, अगर हम टाइगर की बात करें तो इसके जो सेंसस होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं अगर आप ह्यूमन से कंपेयर करोगे। तो एक जो टाइगर होता है ना, वो कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो ह्यूमन से 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से रात में देख सकता है एक टाइगर। Since the slightest variation or movement in the air to navigate in dark and locate it prey। तो हवा में हल्के कंपन को भांपती है जिससे अंधेरे में चलने और शिकार खोजने में मदद मिलती है। कि अगर हवा में स्लाइटेस्ट भी वेरिएशन होता है तो वो क्या उसे सेंस कर लेता है, उसे पता चल जाता है। ये कौन है? उसकी जो विस्क होती है, मूछें होती हैं, वो इतनी संवेदनशील होती हैं। फिर अगर हम बात करें उसकी जो सुनने की शक्ति है तो वो भी बहुत ही क्या होती है? शानदार होती है। डिस्टिंग्विशेस रस्टलिंग लीव्स फ्रॉम एनिमल मूवमेंट, ईयर्स रोटेट इंडिपेंडेंटली बाई टू कैच साउंड। तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो, अगर आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ जब सीरीज आती है तो उसमें जब कोई भी जैसे हिरण का मूवमेंट है या फिर कोई भी एनिमल का, तो उसके कान जो है अपने आप इधर उधर घूम के ऐसे इंडिपेंडेंटली मूव कर देते हैं सुनने के लिए, एकदम कान खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट साउंड जो होता है। तो रॉर एंड वोकल रेंज, रॉर्स स्नर्ल्स serve different purposes, calling a tigress the roar is heard up to 3 kilometer away। तो जो उसकी दहाड़ है उसे लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है, इतनी तेज शेर की दहाड़ होती है। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की स्लीप पैटर्न की, तो एक अजगर जो होता है वो लगभग पाइथन 18 घंटे के लिए सोता है। अगर हम बिल्ली की बात करें तो लगभग 12 घंटे सोती है दिन में। और अगर काऊ की बात करें तो वो 4 घंटे के करीब सोती है। एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट का सेपरेट जो मैंने क्लासेस टॉपिक लिया था उसमें मैंने एलिफेंट को बताया था कि उसमें वो 2 से 4 घंटे सोते हैं। और जिराफ की बात करें तो लगभग 2 घंटे सोते हैं। और छिपकली गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, कि वो पहले तो सोती ही नहीं है और अगर सोती है तो एक आध सीजन के लिए सो जाती है। ये है छिपकली की बात। ठीक है, अब हम स्लोथ की अगर बात करें तो ये आई थिंक अभी ये जो हुआ था ना एग्ज़ाम फरवरी में, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक स्लोथ से आया था या फिर लास्ट ईयर आया था, कभी तो आया था, मैंने PYQs में सॉल्व करवाया हुआ है। तो ये लगता तो बियर जैसे है लेकिन ये एक्चुअल में बियर नहीं होता है। ऑल्दो इट रिसेम्बल्स अ बियर, द स्लॉथ इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिएचर लिविंग हाई इन कैनोपी। तो ये बिल्कुल उससे बियर से डिफरेंट होता है। इसलिए लगभग 17 घंटे तक सोता है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours अ डे स्लीपिंग, हैंजिंग अपसाइड डाउन पीसफुली ऑन ट्री ब्रांचेस। लीफ बेस्ड डाइट, इट ईट्स लीव्स ऑफ द
same tree on which it lives, rarely needing anything else in its simple diet। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लीव्स को खाता है और उसी ब्रांचेस से हैंजिंग करता रहता है और लगभग 17 घंटे के लिए सोता है। 40 years life span, in its 40-year life a sloth moves around only about 8 trees in total, moving very rarely। तो ये बहुत ही किसी किसी में तो 5 ट्रीज भी लिखा रहता है कि यही लगभग 5 से 6 ट्रीज में या फिर मैक्सिमम 8 ट्रीज में ही मूव करता है, क्योंकि ये दूर तक जाते ही नहीं है, उसी में हैंजिंग करता रहता है। वीकली ग्राउंड विजिट, वंस अ वीक इट क्लिम्स डाउन फ्रॉम इट्स ट्री कैनोपी टू द फॉरेस्ट फ्लोर टू रिलीव इटसेल्फ। तो ये क्या करता है कि एक बार वीक में अपने जो उसकी जो ट्री है उससे क्या करता है, बाहर नीचे उतरता है। अब अगर हम बात करें हाउ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फाइंड देयर वे, जो एनिमल और इंसेक्ट हैं वो एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं, तो अगर हम आंट की बात करें तो आंट जो आगे मूव कर रही होती है ना, तो आपने देखा होगा सारी की सारी लाइन एक लाइन में ही एक लंबी लाइन बना के चलती हैं और उसी में एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं। वो कैसे चलती हैं, एज द एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो जो वो एंट होती है वो क्या करती है, ग्राउंड में एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है और आगे मूव करती हुई जाती है। तो जो दूसरी पीछे वाली आंट होती है ना, वो उसी स्मेल को फॉलो करती जाती है। तो ऐसे हर एक आंट छोड़ती जाती है तो पीछे वाली उसको फॉलो करते हुए वो एक लाइन में चलती चली जाती हैं। जो सिल्क वॉर्म होती है वो फीमेल वॉर्म को लगभग कई किलोमीटर अवे से भी स्मेल कर सकते हैं। जो फीमेल सिल्क वॉर्म को, वो जो सिल्क वॉर्म होते हैं मेल, वो कहीं लगभग कई किलोमीटर दूर से भी स्मेल कर सकते हैं। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो वो ह्यूमन बॉडी को कैसे फाइंड करते हैं, स्मेल के द्वारा। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ देयर फीट एंड हीट ऑफ देयर बॉडी। तो वो जो फीट की सोल है उसके द्वारा भी फाइंड कर लेते हैं और जो शरीर की हीट है उसके द्वारा भी फाइंड कर लेते हैं मॉस्किटोज। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है डिफेंस ऑफिसर वाहिदा के बारे में। इसमें से भी क्वेश्चन आता ही है, तो हम जान लेते हैं इनके बारे में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म हु इज़ अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। तो ये क्या है, ये एक डॉक्टर है इंडियन नेवी में और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्या किया था, एक परेड को लीड किया था। वाहिदा प्रिज्म इज़ फ्रॉम द, इनकी जो विलेज का नाम क्या है, थाना मंडी, विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम कमांड्स की बात करें तो एक परेड में टोटल कितनी कमांड्स होती हैं, 36, राइट, याद रहेगा। तो ये है वाहिदा प्रिज्म, इसमें से भी इम्पॉर्टेंट है ये आता है। तो एक परेड में टोटल 36 कमांड्स होती हैं और ये जो है ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड को लीड करी थी और इनके जो विलेज का क्या नाम है, थाना मंडी, विच इज़ इन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं डॉक्टर इंडियन नेवी में। ठीक है, क्लियर है, आई होप यस। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमने और क्लियर करे हैं। आप बताइएगा किसमें आपको डाउट आ रहा है, तो उसको मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।